इजराइल का दुश्मन, सैकड़ों लोगों का गुनहगार, हमास का सबसे बड़ा नेता अब खामोश हो गया है। इजरायली सेना के बदले की आग में खाक हो गया है। हमास में नंबर 3 की हैसियत रखने वाला और 40 करोड़ का इनामी सले अल अरौरी को इजरायली सेना ने ढेर कर दिया। 7 अक्टूबर के गुनाहगारों में एक साले को इजरायली सेना ने मार गिराया है। बेरूत में छिपा साले इजरायली ड्रोन का शिकार हो गया। इजराइल के बारूदी हमले में हमास का खूंखार और शातिर दिमाग वाला साले खत्म हो गया। साले इजराइल के खिलाफ खूनी हमले को अंजाम देने के लिए मीटिंग कर रहा था, तभी इजरायली ड्रोन ने उसका शिकार किया। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और ईरान हिजबुल्लाह का करीबी साले अल अरौरी आखिरकार ड्रोन हमले में मारा ही गया। इजराइल के इस मोस्ट वांटेड के खिलाफ अमेरिका ने 40 करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा था। साले अल अरौरी की मौत के बाद बदले की आग में झुलस रहे इजरायली सेना को सुकून जरूर मिला होगा। इजराइल के टारगेट पर अब हमास का डिप्टी याह्या सिनवार है। इजराइल ने सिनवार का डेथ वारंट जारी किया है। कभी भी इजरायली सेना उसे ढेर कर सकती है। और वहीं अल अरौरी की हत्या पर फिलिस्तीनियों का गुस्सा भड़क उठा है। रामल्लाह में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और गुस्साए लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इजराइल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और इस पूरी घटना को लेकर के अब आक्रोश लोगों का सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां अरौरी की हत्या को लेकर के खासी नाराजगी है और गुस्साए लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। और वहीं अल अरौरी की हत्या से ईरान भी भड़क उठा। ईरान ने इजराइल को दी है धमकी और इजराइल के खिलाफ गुस्सा और भड़केगा। दो टूक ये कह दिया गया है कि इस पूरी घटना को लेकर के अब आक्रोश देखने को मिल रहा है और ईरान ने भी इसे लेकर के खासी नाराजगी जाहिर की है। इजरायली सेना ने इजराइल के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। 7 अक्टूबर के गुनाहगारों को ढूंढ ढूंढ कर सजा दे रही है। हमास का मास्टरमाइंड हिजबुल्लाह के पनाह में लेबनान की राजधानी बेरूत में छिपा था, लेकिन वो बच नहीं पाया। इजराइल की बारूदी तपिश में जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि सले अल अरौरी को हमास ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख के साथ साथ फिलिस्तीन समूह की सशस्त्र शाखा सबसे खूंखार कसम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक था। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में पैदा हुआ अरौरी 15 साल तक इजरायली जेल में बंद था। वो काफी समय से लेबनान में रह रहा था। हाल ही में उसने गाजा युद्ध में हमास और उसकी रणनीति के प्रवक्ता के रूप में काम किया। गाजा युद्ध में उसकी अगुवाई में कस्साम ब्रिगेड खूनी प्लान को अंजाम दे रहा था। गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने रामल्लाह के पास उसके घर को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका ने साले अल अरौरी को 2015 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। यूएस ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को $5 मिलियन का इनाम की घोषणा की थी। और बड़ी खबर है, अल अरौरी की हत्या पर नेतन्याहू के प्रवक्ता का बयान। ये लेबनान या हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है, जिसने भी ये किया है ये हमास पर हमला है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको दे दे, लेबनान या हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है। इसे लेकर के कहा गया है कि जिसने भी ये हमला किया है उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये पूरे हमास पर किया गया हमला है। हत्या पर नेतन्याहू के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। और अल अरौरी की हत्या के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इजरायल दौरा टला। अगले सप्ताह तक के लिए टला ब्लिंकन का इजरायल दौरा। गाजा पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही मची है। इजरायली हमलों से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इमारतों के मलबे में दबे हैं लोग।
इजरायल और हमास के बीच खूनी लड़ाई जारी है। गाजा का कोना कोना बारूदी कहर से कराह रहा है। इजरायल ने गाजा को खंडर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इजरायली फोर्स कैसे गाजा की धरती को नेस्ता नाबूद कर रही है, कैसे इजरायली सेना के शोले में गाजा ध्वस्त हो रहा है। इजरायली हमलों में इमारतें जमींदोज हो रही हैं। गाजा में इजरायली टैंक ने कहर बरपाया। मरकवा टैंक ने हमास के ठिकानों पर भारी गोलीबारी की। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली टैंक के हमले में विनाशकारी तस्वीरें सामने आई। गाजा में इजरायली फोर्स सबसे ज्यादा सिनवार के इलाके पर हमला कर रही है, खान यूनिस इलाके को टारगेट कर रही है। पिछले 24 घंटे में खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना बारूद बरसा रही है। युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना हमास के ठिकानों को बर्बाद करने में जुटी है। इजरायल हमास के बीच लड़ाई में अब तक 22,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और आतंकी हमलों पर सेना का सुरक्षा कवच तैयार। सरकार ने कश्मीर भेजी एडवांस बुलेट प्रूफ गाड़ियां। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। गाड़ियों पर नहीं होगा बम और गोलियों का असर। जवानों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार का बड़ा कदम। भारत पाक नियंत्रण रेखा से लगे राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता करने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने 50 और एडवांस बुलेट प्रूफ वाहन जम्मू कश्मीर भेजे हैं। ये आर्म लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल भारतीय सेना के बेड़े में कुछ महीने पहले ही शामिल हुए हैं। इन गाड़ियों पर ना तो गोली और ना ही बम का असर होगा। 1000 किलो की लोड कैपेसिटी और 160 की टॉप स्पीड का भारतीय सेना को मिला ये आर्म्ड व्हीकल है। ये भारतीय सेना में अगस्त के महीने में इंडक्ट हुई थी। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए, इसमें ATGM, MMG और साथ में ग्रेनेड लॉन्चर से दुश्मन पर निशाना साधा जा सकता है। आतंकी जितनी मर्जी गोलियां इस वाहन पर चलाए, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुलेट प्रूफ लाइट स्पेशलिस्ट इन गाड़ियों को भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के लिए बनाया गया है। अब सेना के जवान राजौरी पुंछ के जंगली इलाकों में आने जाने के लिए इन्हीं एडवांस बुलेट प्रूफ आर्म्ड व्हीकलों का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई है विधायक दल की बैठक और शाम 4:30 बजे JMM विधायक दल की बैठक होगी। ईडी की संभावित कार्रवाई पर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का है बहुत बड़ा दावा। सोरेन इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को बना सकते हैं CM। झारखंड की राजनीति में आज कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। ईडी की कार्रवाई की संभावना को देखते हुए हेमंत सोरेन ने आज शाम 4:30 बजे JMM विधायक दल की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि ईडी के संभावित कार्रवाई को लेकर CM हेमंत सोरेन विधायकों से आगे की रणनीति साझा कर सकते हैं। झारखंड के बीजेपी नेताओं का दावा है कि ईडी की संबंध और संभावित कार्रवाई को देखते हुए हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को CM बना सकते हैं। और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी उस समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। हालांकि हेमंत सोरेन ने उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दरअसल गांडी विधानसभा क्षेत्र से JMM विधायक डॉक्टर फराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ये हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा जोरों पर है। इससे पहले कल हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन से बंद कमरे में मुलाकात की। आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को अब तक 7 समन भेजे हैं। और शराब घोटाले केस में CM केजरीवाल को समन ईडी ने तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पेशी को लेकर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम कर रही है मंथन। अब तक 3 बार समन भेज चुकी है ईडी। दिल्ली शराब घोटाले की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को अब तक एक के बाद एक 3 समन भेजे हैं, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तीसरे समन मिलने के बाद आपने कहा कि हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। 3 जनवरी है, ईडी का तीसरा नोटिस है। क्या स्टेटस है आम आदमी पार्टी का और क्या CM कल जाएंगे? We will act as per the law. आम आदमी पार्टी के मुताबिक मुख्यमंत्री की लीगल टीम फिलहाल काम कर रही है। आज फैसला लिया जाएगा अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। आपको बता दें कि 3 बार समन के बाद पेश होने पर ईडी के पास क्या क्या अधिकार हैं। ईडी के 3 समन मिलने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री पेश ना हो तो ईडी के पास कानूनी अधिकार है कि वो गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि ईडी के पास ये अधिकार सीमित हैं।
ईडी अपने इस अधिकार का तभी इस्तेमाल कर सकती है जब उसके पास पुख्ता सबूत हो कि मुख्यमंत्री अपराध में लिप्त हैं। अगर पुख्ता सबूत ना हो तो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप दौरे पर पीएम मोदी। बड़ी खबर है, केरल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। 3 शक्ति मोदिक ओपम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। लक्षद्वीप को देंगे 1150 करोड़ की सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दक्षिण के किले को मजबूत करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण में चुनावी शंखनाद कर दिया है। दक्षिण के 2 दिवसीय दौरे पर गए पीएम ने कल तमिलनाडु को 20,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। तमिलनाडु के बाद पीएम मोदी आज केरल और लक्षद्वीप में रहेंगे। पीएम मोदी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार केरल में महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केरल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। 3 शक्ति मोदी ओपम कार्यक्रम में शामिल होंगे। आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए महिला वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। केरल में वाम दलों और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ का प्रभुत्व है। ऐसे में बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए केरल में वोट बैंक बढ़ाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी लक्षद्वीप में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। और हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर कर्नाटक में हंगामा। गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। अयोध्या आंदोलनकारी की गिरफ्तारी पर हंगामा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। वहीं कर्नाटक में 31 साल पुराने अयोध्या मामले में एक हिंदू कार्यकर्ता श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BI विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हमला बोलते हुए कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कर्नाटक में मौजूदा कांग्रेस सरकार का रवैया हिंदू विरोधी है। पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी की है। In one such rioting cases which was reported in 92, one of the accused we were successful in apprehending him. And for us it is just another riot case in which the accused was absconding. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ। और अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में 31 साल पुराने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, आपको सुनाते हैं। सर, कर्नाटक से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि 1992 में जो बाबरी वाला जो इशू हुआ था, उस दौरान जिन लोगों के नाम उस मामले में थे, उसकी जांच के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई है। 300 लोगों की सूची तैयार की गई है और एक व्यक्ति को सर गिरफ्तार भी किया गया। और दिलचस्प बातें हैं, जितने भी लोग हैं सर, सबकी आयु 75 साल से ऊपर गए। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि ये जो सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, वो लोग अपना ही जो है वो बंटाधार कर रहे हैं। अरे राम मंदिर के आंदोलन में हज़ारों हजार लोग, एक तरह से देश के सांस्कृतिक आज़ादी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आज़ादी का एक बड़ा आंदोलन, उसमें हज़ारों लोगों ने कुर्बानी भी दी, 1000 लोग उसमें शामिल भी थे। अब आप जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो आप खुद ही उसी कब्र में चल पहुंच जाओगे जहां पे से उखाड़ोगे आप उनको। और लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के बीच अभी से बवाल शुरू हो गया है। 6 जनवरी को इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पर मीटिंग से पहले खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि टीएमसी 2 या 3 सीट ही देना चाहती है। गठबंधन को लेकर टीएमसी में अंदरूनी कलह भी सामने आई है। मैं सुना है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करनी चाहता हूँ। दल के अंदर की बात है, इस पे पब्लिक कमेंट नहीं करना चाहिए। बंगाल कांग्रेस टीएमसी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पश्चिम बंगाल में करप्शन एक बड़ा इशू है, तो करप्शन के खिलाफ कांग्रेस, हर कांग्रेस मैन, कांग्रेस आदमी, कांग्रेस कर्मी
वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जोट नहीं करने मांगता है। एक नंबर, ये हम लोग एआईसीसी लीडर को बता दिया। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी का पतन शुरू हो गया है, बीजेपी बंगाल में और मजबूत होगी। ये गठबंधन कुछ गठबंधन होगा ही नहीं, सीट शेयरिंग ही नहीं होगा तो गठबंधन का क्या मतलब है? कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली ये सब बयानबाजी होगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इनका बयानबाजी, इनका लड़ाई लाभदायक होगा। इधर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की मुंबई में एक रेप्लिका तैयार की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने इसे विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना किया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की एक रेप्लिका मुंबई में तैयार की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने राम मंदिर के इस रथ की पूजा अर्चना के बाद रवाना किया। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि हमारा मकसद लोगों की आस को पूरा करना है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो वहां पहुंचे, लेकिन ये संभव नहीं है और किसी न किसी प्रतीकात्मक रूप में प्रभु श्री राम जी का दर्शन मिले, मंदिर का दर्शन मिले, ये जो उनकी आस है, उस आस को पूरा करने के लिए ये श्री राम जी का मंदिर यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा फडणवीस ने कहा कि राम सबके हैं, इसलिए इनके नाम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इस देश की आस्था है, उस आस्था को प्रस्थापित किया जा रहा है, तो ऐसे समय राजनीति करना ये बहुत ही ओछी बात है। ये ऐसा समय है कि हम सारे मतभेदों को भुलाकर राम जी का नाम ले, राम जी को प्रणाम करें और पूरे देश को राममय बनाएं। और अयोध्या में राम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर मणि पर्वत मंदिर को शहर का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इसकी छत से सरयू नदी और राम मंदिर दोनों के दर्शन होते हैं। टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ने मंदिर की छत से अयोध्या देखी। इस वक्त मैं अयोध्या के मणि पर्वत मंदिर पर मौजूद हूं, जिसे अयोध्या की सबसे ऊंची जगह कही जाती है और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में इस जगह से पूरी अयोध्या दिखाई देती थी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जिस जगह पर चल रहा है वहां तक भी हम यहां से देख सकते हैं। आज के समय में ये तमाम पेड़ जो हैं वो काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी अयोध्या तो यहाँ से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ से सरयू नदी के भी दर्शन होते थे और रामलला के भी दर्शन लोग कर सकते थे। इस जगह का महत्व ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस जगह के बारे में मान्यता है कि राजा जनक जब पहली बार राम और सीता के विवाह के बाद अयोध्या पहुंचे तो इस जगह को उन्होंने रहने के लिए चुना और इस जगह से सरयू नदी से लेकर और जो राम राज्य के तमाम चीजें थी उसके दर्शन यहाँ से किए जा सकते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब इस जगह को टेक ओवर कर लिया है और इस जगह का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन इस जगह की भी मान्यता अयोध्या के राम मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है। 44 देशों से 200 से ज्यादा युवाओं ने अयोध्या में श्री राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन किए हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। क्रिसमस की छुट्टियां मनाने पहली बार भारत आए 200 से ज्यादा विदेशी युवाओं ने अयोध्या में राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। इनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के नागरिक शामिल हैं। गुजरात की स्वामीनारायण संस्था के मुताबिक ये सभी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। सब 200 जो लड़के लड़कियां आई हैं वो बिल्कुल उसने किसी मंदिर का दर्शन नहीं किया है, कोई परिचय नहीं है, तो हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री स्वामीनारायण, महादेव जैसे संतों का दर्शन और ज्ञान महात्म्य प्राप्त करने के हेतु यहाँ आए। That's been here for so long already, and that would be the glory of this temple, that it becomes a place, a spiritual place, full of sadhus, and attracts more sadhus than tourists. हनुमान मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर की यही महिमा है कि ये हमेशा साधुओं से भरा आध्यात्मिक स्थान बना रहता है और सैलानियों से ज्यादा साधुओं को आकर्षित करता है। बहुत उत्साह है क्योंकि पहले तो अपने देश के लोग ही यहाँ नहीं पहुँच पाते थे अयोध्या। इस समय राम मंदिर जब से ये तैयारी हो रही है, पूरी दुनिया से लोग अयोध्या आ रहे हैं। और मुंबई से अयोध्या पैदल जा रही शबनम का मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार स्वागत किया गया। शबनम ने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं।
मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली मुस्लिम महिला शबनम शेख मंगलवार को मध्य प्रदेश के देवास पहुंची। देवास में शबनम और उनके दोस्तों को देवास से भगवा पगड़ी पहनाई गई और मिठाई से मुंह मीठा कराकर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। शबनम के मुताबिक उन्हें यात्रा के दौरान लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान, मतलब इतना हौसला बढ़ा रहे हैं हमारा कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत सारे लोग तो हमारे साथ 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर भी चलते हैं ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। हम अकेले ना फील करें, ऐसा मतलब वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। शबनम का कहना है कि राम सबके हैं, वो चाहे मेरा समर्थन करने वाले हो या विरोध करने वाले। मेरा उद्देश्य यही है, राम सबके हैं। जो मेरा विरोध कर रहे हैं और राम का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि राम उनके भी है, लेकिन वो बोलते हैं ना, बोलते नहीं है, वो अलग बात है, खुल के नहीं बोलते। धर्म के ठेकेदारों को लेकर शबनम का कहना है, ये लोग हम जैसे मिडिल क्लास वालों को डराते हैं। शाहरुख सलमान खान भी तो मंदिर जाते हैं, उनके खिलाफ कोई फतवा क्यों नहीं जारी करता। और वहीं प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले भक्तों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अयोध्या में खास तैयारियां की जा रही हैं। कई जगहों पर भंडारे करने का इंतजाम किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान राम के ननिहाल कौशल प्रदेश यानी आज के छत्तीसगढ़ से श्री अन्न अयोध्या पहुंचा है। अनाज लाए हुए ट्रकों पर लिखा है कि हमारे भांजे श्री राम जी के भक्तों के लिए चावल प्रसाद के रूप में सप्रेम भेंट। रामायण में एक पंक्ति है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। भगवान राम के अगर जन्मस्थान की बात करें तो यहाँ वो हर नीर है जिसकी हर भक्त को चाहत है, और उसको पूरा करने के लिए भी देश भर से तमाम भक्तजन कुछ न कुछ भेज रहे हैं। मसलन ये ट्रक जो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ से आई है, और इस छत्तीसगढ़ से आए हुए ट्रक में चावल है और तमाम तरह के वो अन्न हैं जिससे राम भक्तों को भोजन कराया जाएगा। तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ से चावल आ रहे हैं जो भगवान राम के ननिहाल है, वहाँ से बताया जा रहा है कि ये चावल है। इससे इतर अगर हम बात करें तो आटा भी वहाँ से आया है, और इन सब के साथ कच्चे सामान भी आ रहे हैं। मसलन कि गाजर है, आलू है, इसके अलावा सीताफल है, अलग अलग जगहों से मसाले आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हल्दी, धनिया, तमाम तरह के पैकेट्स हैं। और राजस्थान के झालावाड़ में देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग करीब करीब तैयार है। सुरंग को पानी की सप्लाई के लिए बनाया गया है। राजस्थान में पहाड़ों को अंदर से काटकर देश की सबसे बड़ी और लंबी सुरंग बनकर लगभग तैयार है। 8.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस सुरंग में गाड़ियां नहीं बल्कि पानी बहेगा। इसका एक सिरा झालावाड़ जिले में तो दूसरा बारां जिले में खुलेगा। टनल की चौड़ाई इतनी है कि 2 गाड़ियां एक साथ आराम से गुजर सकती हैं। झालावाड़ के खानपुर के अकावत कला गांव में पहाड़ों को अंदर से काटकर 5 साल से बन रही इस सुरंग का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। 1 या 2 महीने में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इस सुरंग से कोटा और बारां के किसानों को सिंचाई का पानी आसानी से मिल सकेगा। सुरंग में पानी की लीकेज रोकने के लिए टनल में सीमेंट की 4 इंच मोटी आरसीसी की मजबूत दीवार बनाई गई है। इसके अलावा सुरंग में आरसीसी का फर्श भी बनाया गया है। टनल के दोनों पॉइंट पर डैम की तर्ज पर गेट बनाए जाएंगे जिससे पानी की एंट्री पर कंट्रोल किया जा सके। सुरंग के अंदर का तापमान ज्यादा रहता है। इस दबाव के चलते यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 2 बड़ी-बड़ी पाइपलाइन डाली गई हैं। इसके साथ ही अंदर की गैस को बाहर निकालने के लिए बड़े-बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं जिससे टनल के अंदर का तापमान मेंटेन रखा जा सके। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी देखा जा रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ रहा है। दिल्ली में मंगलवार को पारा लुढ़क कर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि दिन में हल्की धूप जरूर खिली थी, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ और दिनों तक लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शीतलहर और ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। भीषण कोहरे के चलते 6 ट्रेन रद्द कर दी गई और कई गाड़ियां देरी से चल रही हैं। लोग लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का इंतजार करते और सर्दी से जूझते नजर आए। यूपी के अलावा भी कई राज्यों में ट्रेन यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंड और शीतलहर के बीच कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया है टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने। रिपोर्ट देखिए।
ये दिल्ली का सराय काले खां का इलाका है और ये यहाँ पर पास में बस स्टैंड है, मेन सड़क है और आप देखेंगे किस तरीके से ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम लोग आधी रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त और इस तरीके से बाकायदा अलाव जला करके ये लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है जी, तो इसी तरीके से आप अलाव कितने देर से ताप रहे हैं? हाथ हमारा हो गया कम से कम आधे घंटे हो गया। आधा घंटा हो गया सर। ठंड से बचने का यही तरीका है? ठंड से बचने का यही तरीका है। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर यही बैठे हुए, आगे ताप रहे, क्या कर रहे हैं सर। कुछ और दिन दिल्ली में शीत लहर होगी और दिल्ली को कोल्ड डे देखने को मिलेगा। लोगों को ठिठुरन से अभी आज़ादी नहीं मिलने वाली है, बल्कि और भी ज़्यादा ठंड और कोहरे का सामना अब दिल्ली वालों को अगले कुछ और दिन करना पड़ेगा। बारिश की भी जो फोरकास्ट है वो किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश भी हो सकती है। आज से 6 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। ठंड की वजह से स्कूल बंद रखने का आदेश। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक बच्चों की छुट्टी रहेगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की क्लास चलेगी।